नमस्कार। यह है वीडियो। आज हम थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के सेक्शन सी को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी सार्वजनिक वित्त के विभिन्न विषयों को लेता है और आज हम सार्वजनिक वित्त से आरंभ करते हैं। राज्य की सभी कार्य कोषों पर निर्भर करते हैं और ये कोष जनता से ही प्राप्त किया जाता है। इसलिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राज्य के सभी कार्य कोष पर निर्भर करते हैं। जिस राजा का कोष रिक्त हो जाता है वह नगरवासियों का खून चूसने लगता है। अतः राजा को कोष वृद्धि के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। विभिन्न विचारकों ने राज्य के कोषों पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। वर्तमान में देश में केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व होता है। उन सरकारों को अपनी कार्य प्रणाली संचालित करने के लिए द्रव्य की आवश्यकता होती है। राज्य विभिन्न कार्यों को संपादित करने के लिए किस प्रकार द्रव्य प्राप्त करता है और उस द्रव्य को किस प्रकार व्यय करता है, इन सब बातों का अध्ययन करना ही राजस्व या लोक वित्त का कार्य होता है। सार्वजनिक वित्त का स्वरूप गत दशकों में काफ़ी परिवर्तित हो चुका है, क्योंकि पहले राज्य के कार्य बहुत सीमित होते थे और अब सरकार बड़े पैमाने पर सार्वजनिक योजनाओं का संचालन करती है। सरकारों की कार्यप्रणाली का संचालन अपने आप में बहुत खर्चीला होता जा रहा है। इसलिए लोक वित्त एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। सार्वजनिक वित्त के स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ है उससे सार्वजनिक वित्त की परिभाषाएं काफ़ी बदल गई हैं। R.A. मसग्रेव का मत है कि सार्वजनिक वित्त का आय व्यय के मौद्रिक प्रवाह से ही संबंध होता है। फिर भी मूल समस्या वित्त से संबंधित नहीं है, न ही इसका संबंध मुद्रा की तरलता या पूंजी बाजारों से है, अपितु ये समस्याएं साधन आवंटन, आय के वितरण, पूर्ण रोजगार, कीमत स्तर की स्थिरता और राष्ट्र की समृद्धि की समस्याएं होती हैं। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त या राजस्व को हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन और आर्थिक स्थिरता। सार्वजनिक वित्त पर डाल्टन ने राजस्व को अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों की एक सीमा बताया है। यह एक ऐसा विषय है जो अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों की सीमा पर स्थित होता है। इसलिए कई बार अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र की गिरफ्त में रहता है और अर्थशास्त्र के नियमों की अनदेखी भी कर दी जाती है। जब हम राजस्व के विभिन्न भागों का अध्ययन करते हैं तो इनमें इन 5 भागों को अलग अलग विषय के रूप में भी पढ़ा जाता है। राजस्व या सार्वजनिक वित्त की प्रकृति को सबसे पहले हम समझते हैं कि यह कला है अथवा विज्ञान। राजस्व यदि विज्ञान है तो वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान। इस बात का निश्चय करने से पूर्व हमें विज्ञान का अर्थ भली भांति समझ लेना चाहिए। विज्ञान क्या है? विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसमें हमें किसी भी विषय का क्रमबद्ध या व्यवस्थित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है। विज्ञान का संबंध
किसी विषय से होता है जिसमें कुछ स्वयं के नियम और सिद्धांत होते हैं, जो दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक विज्ञान और दूसरा आदर्श विज्ञान। वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का अध्ययन करता है, वास्तव में क्या है इसका अध्ययन किया जाता है, जबकि आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए पर बल देता है। इस प्रकार राजस्व विज्ञान को प्रोफेसर प्लेहन ने विज्ञान माना और अपने तर्क इस प्रकार दिए कि राजस्व या सार्वजनिक वित्त विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, क्योंकि यह संपूर्ण मानवीय ज्ञान का अध्ययन न करके केवल इसका संबंध अपने ही विषय पर होता है और अपने ही सिद्धांत इसके हैं और इसके नियमों और सिद्धांतों का एम्पायरिकल इन्वेस्टिगेशन या अन्वेषण किया जा सकता है। राजस्व के अध्ययन तथा अन्वेषण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, गणितीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह किसी विशेष प्रकार के द्रव्य अथवा वस्तु स्थिति के संबंध में निश्चित विवेचना प्रस्तुत करता है और भविष्यवाणी भी कर सकता है। इस प्रकार विज्ञान के अंतर्गत क्या है और क्या होना चाहिए, दोनों का ही अध्ययन सार्वजनिक वित्त में किया जाता है। सार्वजनिक वित्त इस बात का अध्ययन करता है कि किसी राष्ट्र को किस प्रकार से आय व्यय करना चाहिए, उसको किस प्रकार आय प्राप्त करनी चाहिए और उसके व्यय किन मदों पर होने चाहिए। दोनों ही प्रकार के अध्ययन के कारण हम सार्वजनिक वित्त को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। दूसरी ओर यदि हम देखें तो सार्वजनिक विज्ञान कला भी है। कला का अर्थ किसी विज्ञान के प्रयोगात्मक रूप से है। कला किसी कार्य के करने के ढंग को व्यक्त करती है। राजस्व विज्ञान होने के साथ साथ कला भी है। वित्त मंत्री को कर लगाते समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कर किन वस्तुओं पर लगाया जाए ताकि जनता पर न्यूनतम भार पड़े। ऐसी स्थिति में इसका प्रयोगात्मक रूप सामने आता है। अतः अर्थशास्त्र का यह भाग सार्वजनिक वित्त केवल विज्ञान ही नहीं बल्कि कला भी है। यदि हम इसके क्षेत्र की बात करें तो हमें यह ज्ञात हो जाएगा कि राजस्व का जो क्षेत्र और विषय सामग्री है यह 5 भागों में बांटी गई है और इसका बहुत व्यापक अध्ययन किया जाता है। न केवल इसका महत्व आर्थिक क्षेत्र में है बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और विकास के क्षेत्र में भी होता है। राजस्व का महत्व समझते समय हम इसके प्राचीन काल से ही अध्ययन करते हैं। राजस्व कोई नया विषय नहीं है। जब राजतंत्र था तब भी राजा कर लगाकर अपने राजकोष में धन इकट्ठा करता था और इस प्रकार प्राचीन काल से ही मनुष्य के आर्थिक जीवन में राज्य का हस्तक्षेप रहा है। प्राचीन भारतीय मनीषियों ने राजा के सभी कार्यों को कोष पर निर्भर बताया और यह भी बताया कि राजा को सर्वप्रथम कोष पर ध्यान देना चाहिए। बिना कोषों के राजा
ना तो अपने राज्य की रक्षा कर सकता है, ना वहाँ शांति स्थापित हो सकती है और ना ही वह न्याय कर सकता है। इस प्रकार जो राज्य के 3 कार्य सुरक्षा, शांति और न्याय, ये तीनों ही कोशों के बिना संभव नहीं है। एडम स्मिथ के अनुसार भी राज्य के कार्यों को बिना कोशों के नहीं किया जा सकता। वैगनर ने राज्य की बढ़ती हुई क्रियाओं का नियम प्रतिपादित करके स्पष्ट किया कि केंद्रीय और स्थानीय सरकारों के कार्यों में निरंतर वृद्धि हो रही है। मंदी के बाद इसके कार्य क्षेत्र में और अधिक वृद्धि हो गई है। आज राज्य की क्रियाओं को अनुत्पादक न मानकर कल्याणकारी माना जाता है, क्योंकि निजी क्षेत्र सबके लिए कार्य नहीं करता। इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र को ही सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक अधिकतम लाभ के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना पड़ता है। वित्त केवल अंकगणित नहीं होता है, बल्कि यह एक ऐसी महान नीति है जिसके अंतर्गत आर्थिक विकास सम्मिलित होता है। यदि हम महत्व को अलग अलग भागों में बांटें तो हम पाएंगे कि सार्वजनिक वित्त का महत्व आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी व्यापक है, क्योंकि आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाना सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत ही आता है। करों में वृद्धि करना या करों को इस प्रकार से लगाना जैसे वर्तमान में प्रगतिशील कर प्रणाली के माध्यम से समाज में व्याप्त विषमता को कम करने के प्रयास किए जाते हैं। प्रत्यक्ष भौतिक नियंत्रण करने के लिए भी सरकार के द्वारा करों की भिन्न भिन्न दरों का लगाना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। नए करों को लगाकर नई प्रकार की समस्याओं से जूझना भी एक उपाय सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत माना जाता है। उदाहरण के लिए युद्ध काल में या महामारी काल में अलग से नए करों को लगाकर सरकार के द्वारा इन मदों पर खर्च की जाने वाली राशि को इकट्ठा किया जाता है। सार्वजनिक उद्योगों से अतिरिक्त प्राप्त करके भी सरकार के द्वारा विकासशील राष्ट्रों में इस लाभ को ऐसे उपक्रमों में लगाया जा सकता है जिन उपक्रमों में गरीब लोगों को मदद प्राप्त होती है। सार्वजनिक ऋण लेकर सरकार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी उधार लेती है और देश में से भी जबरन उधार भी लिए जा सकते हैं या ऐच्छिक उधार भी लिए जा सकते हैं। ऐसे समय में सार्वजनिक ऋण के द्वारा देश के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं पर व्यय के लिए वित्तीय संसाधन जुटाए जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय विकासशील राष्ट्रों के द्वारा सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत किया जाता है, जो है घाटे की वित्त व्यवस्था या हीनार्थ प्रबंधन। यह हीनार्थ प्रबंधन बजट को
घाटे का बनाकर उस घाटे को पूरा करने के लिए वित्त की व्यवस्था के द्वारा किया जाता है। सरकार की प्राप्तियां सार्वजनिक व्यय की तुलना में जब कम होती हैं तब सार्वजनिक ऋण भी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त नहीं हो पाता, तो हीनार्थ प्रबंधन जैसी विधियों को खोजा जाता है, जहां नए नोटों का निर्गमन करना या विदेशों से उधार लेना, इस प्रकार के उपाय अपनाकर आर्थिक विकास में सार्वजनिक वित्त की मदद ली जाती है। साधन आवंटन में भी सार्वजनिक वित्त काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। विश्वव्यापी मंदी के तहत साधनों का आवंटन को किस प्रकार से परिवर्तित किया जा सका? जब साधन बहुत अधिक मात्रा में कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित थे और निजी हाथों में केंद्रित होने के कारण तीसा की उस मंदी पर काबू नहीं पाया जा सका। ऐसे काल में जॉन मेनार्ड केन्स ने सरकार को आगे आकर सार्वजनिक वित्त के माध्यम से आर्थिक विकास के कार्यों की वृद्धि करने का उपाय बताया। यदि हम महत्व देखें तो तीसरा महत्व जो काफ़ी महत्वपूर्ण है वह है उत्पादन, रोजगार व कीमतों को प्रभावित करने में महत्व। उत्पादन, यदि देश में उत्पादन को बढ़ाना हो तो निजी क्षेत्र इसके लिए उदासीन रहता है। उत्पादन बढ़ाने के सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए जाते हैं और तब वह स्वयं के उद्योगों के द्वारा इस उत्पादन को बढ़ाने की क्रिया कर सकती है। बेरोजगारी जैसी एक व्यापक समस्या निजी क्षेत्र से हल नहीं हो सकती, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा ही इस समस्या का हल करने के लिए सार्वजनिक वित्त एक महत्वपूर्ण हथियार होता है और सरकार के द्वारा किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय उन मदों पर किए जाते हैं जिनसे रोजगार में वृद्धि संभव हो। कीमत नियंत्रण एक ऐसा कार्य है सरकारों का जो कि प्रत्येक राष्ट्र में महत्वपूर्ण हो गया है। कीमतों का नियंत्रण, कीमतों में आने वाले उतार चढ़ाव देश की अर्थव्यवस्था को बहुत ही प्रभावित करते हैं। इसलिए कीमतों का नियंत्रण, उनकी उच्चतम और निम्नतम सीमाओं का निर्धारण, उच्चावचनों को रोकना, इन सब के लिए कर नीति और व्यय नीति ही दो ऐसे उपाय हैं जिनके माध्यम से कीमतों पर नियंत्रण संभव होता है। कीमतों का यही नियंत्रण अर्थव्यवस्था को तेजी मंदी से बचाता है और तेजी और मंदी दोनों ही अनिवार्य रूप से आर्थिक बीमारियां होती हैं। किसी अर्थव्यवस्था में यदि हम आर्थिक बीमारियां देखें तो वे तेजी और मंदी होती हैं। इन पर नियंत्रण केवल सार्वजनिक वित्त के माध्यम से ही संभव है। देश में फैली हुई विषमता, आर्थिक असमानता को रोकना भी केवल सरकार के ही बस में होता है और सार्वजनिक वित्त ही इसका एकमात्र उपाय है।
न्यायोचित वितरण करना, साधनों का आवंटन में जो परिवर्तन है उसको करना, आय व संपत्ति के असमान वितरण को कम करना, इस प्रकार की गतिविधियों में केवल एकमात्र अस्त्र सार्वजनिक वित्त होता है। तब सरकार यहाँ पर अधिक आय वर्ग पर ऊंची दर से कर लगाकर उस प्राप्त राशि को निम्न आय वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए खर्च करती है। इस प्रकार सामाजिक क्षेत्र में राजस्व का या सार्वजनिक वित्त का बहुत बड़ा महत्व होता है। राजनीतिक महत्व अपने आप में कम नहीं है। सार्वजनिक वित्त राजनीति और अर्थशास्त्र के मध्य की सीमा रेखा है। राजनीति ही तय करती है कि कौन सी सरकारी नीतियाँ और सरकारी कार्यक्रम बनाए जाएंगे, किन क्षेत्रों में उनका क्रियान्वयन होगा, किन लोगों के लिए होगा, ये सारी चीज़ें राजनीति ही तय करती है। इस प्रकार सार्वजनिक वित्त का अपने आप में इतना महत्व है कि यह अलग विषय के रूप में भी पढ़ा जाने लगा है। एज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसको पढ़ाया जाता है। सार्वजनिक और निजी वित्त की यदि हम तुलना करें तो सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत उन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है जो निजी वित्त में होते हैं, लेकिन निजी व्यक्ति अपने बजट को कभी भी घाटे का नहीं बनाना चाहता। निजी व्यक्ति अपने बजट को सदा लाभ का बनाना चाहता है, जबकि सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत बजटों को घाटे का बनाया जाता है। सार्वजनिक वित्त सामाजिक लाभ के लिए होते हैं, जबकि निजी वित्त निजी लाभ के लिए होते हैं। इष्टतम बजट की जो व्यवस्था होती है वो किसी भी देश के लिए अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए होती है। आय और व्यय दोनों को का कार्यक्रम तैयार करना बजट कहलाता है। जब सरकार अपनी आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है तो उसे बजट कहा जाता है। सर्वोत्तम या आदर्श बजट वह बजट होता है जिसमें साधनों का आवंटन आर्थिक कल्याण की दृष्टि से होए, उसी प्रकार राष्ट्रीय आय का वितरण इस प्रकार हो कि समाज में कुल संतोष को अधिकतम किया जा सके। प्रभावपूर्ण मांग एवं राष्ट्रीय आय की मात्रा को उस स्तर पर बनाए रखा जा सके जहां मुद्रास्फीति व मंदी की स्थिति में अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार की स्थिति पर कायम रखा जा सके, और यदि बेरोजगारी है तो इस प्रकार के प्रयोजन किए जाएं, इस प्रकार के कार्यक्रम बनाए जाएं जिनके माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। यदि हम सर्वोत्तम आयों और व्ययों का इष्टतम बजट के निर्माण के लिए ध्यान दें तो हम 3 शाखाओं के अंतर्गत इसका विवेचन कर सकते हैं।
आवंटन शाखा, वितरण शाखा और स्थिरीकरण की शाखा। आवंटन शाखा की मुख्य समस्या सामाजिक वस्तुएं जिनका कोई बाजार नहीं होता उनके लिए कितने साधन आवंटित किए जाएं, जैसे सुरक्षा, बाढ़ नियंत्रण, राष्ट्रीय उच्च मार्ग इत्यादि। सर्वोत्तम ढंग से साधन आवंटन तथा कर हिस्से के वितरण के लिए सामाजिक वस्तुओं के प्रति उपभोक्ताओं की रुचियां व अधिमान को जानना चाहिए। यह कोई साधारण कार्य नहीं होता, क्योंकि दो प्रकार की एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो डायरेक्टली प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होंगी और दूसरी सोशल ओवरहेड कैपिटल्स को बढ़ाने वाली होती हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों ही प्रकार की शाखाओं में किस प्रकार से बजट का आवंटन होगा, यह तय करना होता है। दूसरा, वितरण शाखा, जिसके अंतर्गत राज्य अपने आय व्यय कार्यक्रम को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि जिससे आर्थिक कल्याण का आदर्श वितरण संभव हो सके। कुल आय का वितरण इस प्रकार से किया जाए कि समाज को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो सके। समानताएं कई प्रकार की हो सकती हैं, आय की, कल्याण की, अवसरों की, किंतु इन सभी समानताओं के लिए एक ही प्रकार की नीति उचित नहीं होती है। मसग्रेव के अनुसार किसी के लिए समानता का तात्पर्य निश्चित समय में आर्थिक कल्याण की वास्तविक समानता से होता है। कोई समाज के सदस्यों के अधिकतम कल्याण के रूप में व्यक्त कर सकता है, तो उनकी जो परिभाषा है इसके अनुसार वह इस प्रकार है। किसी के लिए समानता का तात्पर्य किसी निश्चित समय में आर्थिक कल्याण की वास्तविक समानता से हो सकता है। अन्य के लिए इसका तात्पर्य अवसरों की समानता से हो सकता है, जबकि और लोगों के लिए समानता को समाज के सदस्यों के अधिकतम कल्याण के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह शाखा कार्य करती है। स्थिरीकरण की शाखा में बजट का उद्देश्य बिना मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन के पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना होता है, अर्थात इष्टतम बजट द्वारा मांग की वह स्तर बनाया रखा जा सके जिस पर अर्थव्यवस्था में उच्चावचन कम से कम हो अथवा नियंत्रित रखे जा सके। इस शाखा के व्यवस्थापकों को सभी चरों, निवेश, बचत, प्रभावी मांग, रोजगार स्तर आदि पर सतत दृष्टि रखनी पड़ती है। इस प्रकार पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक वित्त काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सार्वजनिक वित्त के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, बजट और आर्थिक स्थिरता, इन सभी को हम डिटेल में अलग अलग चैप्टर्स में भी पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद।